हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम नीट और मेंस लेवल की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, तो सीधा हम वीडियो पे आएंगे। आज कुछ 4 से 5 अच्छी प्रॉब्लम है मेरे पास, छोटा ही वीडियो बनाया मैंने। तो ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। तुम लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लोगों को बोलना कनेक्ट होने के लिए, राइट। तो स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है देखते हैं। इट इज सेइंग दैट ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर दिस सिस्टम। दो चार्जेस है मेरे पास, Q एंड ट्वाइस Q, दोनों का नेचर सेम है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस पे रखा हुआ है एंड द डिस्टेंस इज अलोंग x एक्सिस, राइट। तो इस तरह के सिस्टम में ग्राफ ड्रॉ करने में कुछ गाइडलाइन है तुम्हारे लिए। पहला पॉइंट तो वो है कि तुम उस पॉइंट को ढूंढो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, वो x एक्सिस पे आएगा ऑब्वियसली। तो जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम किया था जहां पे दोनों चार्जेस का नेचर अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उनको जोड़ने वाली लाइन पे ही कहीं ना कहीं होता है। ये चार्ज छोटा है, ये चार्ज बड़ा है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिड पॉइंट के थोड़ा छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा, बिकॉज this point should be closer to this charge so that the distance becomes small and the magnitude of electric field due to this charge become high in this direction। और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके लिए डिस्टेंस भी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। तो इसका मतलब मिड पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट की तरफ वो पॉइंट आएगा। मैंने एक पॉइंट स्पॉट कर लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। अब देखना दूसरा पॉइंट कैसे स्पॉट किया जाए। तुम एक बार इस 2Q के पास चलो, ठीक है। देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं, मैंने एक पॉइंट लिया जो 2Q के बिल्कुल करीब है, वेरी नियर टू ट्वाइस Q, राइट वर्ड्स। तो मतलब R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, जीरो। KQ अपॉन में R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ट्वाइस Q का ही डोमिनेट करेगा। इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही इन्फिनिटी हो गया है। डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट वर्ड, और राइट वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ हम y एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। मार्क कर देता हूं मैं, बाद में ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, एज दीज टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर। इसका मतलब यहां पे आगे चलते चलते इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो मुझे एक पॉइंट ये मिल गया। यही सेम काम मैं इस Q चार्ज के लिए करता हूं, सॉरी इस 2Q के लेफ्ट में कर लेता हूं पहले। इस 2Q के लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इन्फिनिटी होगा ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव y एक्सिस पे कहां आएगा पॉइंट, इन्फिनिटी पे। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो Q चार्ज है, इसके इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी होगा। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डोमिनेट करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट वर्ड, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी का पॉइंट। इसके बिल्कुल लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वर्ड, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी का पॉइंट। इस लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे जाके होगा, इन्फिनिटी पे। बिल्कुल इन्फिनिटी के लिए तो ये दोनों पॉइंट मतलब एक ही इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे ना, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली क्या होगा, जीरो। मतलब एक पॉइंट यहां आ जाएगा मेरे पास। अगर इस लाइन पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो क्वेश्चन भी इसके जस्ट बाद आने वाला है। तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिले, ये वाला पॉइंट, 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 एंड दीज टू पॉइंट्स मिलाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इन्फिनिटी से ग्राफ ऐसे आएगा, आते आते इस जीरो वाले पॉइंट से होते हुए ग्राफ ऐसे जाके वापस कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। ये तो बीच का ग्राफ बन गया। यहां पे ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है और जाते जाते कहां चला गया, राइट वर्ड इन्फिनिटी पे। रास्ते में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वी नो दैट वेरी वेल। यहां से इस तरफ तुम आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आते आते इस तरफ इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये एक टेंटेटिव ग्राफ है इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ग्राफ उस केस में है जब दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो, सेम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहां पे दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो, ऑपोजिट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें ये चार्ज -Q है और ये ट्वाइस Q है। मुझे वही सेम काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ।
तो यहां मैं सबसे पहले वही पॉइंट ढूंढूंगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो। इस बार दोनों का नेचर क्या है, ऑपोजिट। तो हमने जो प्रॉब्लम करी थी वहां पे जो चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है उसके लेफ्ट साइड में मुझे एक पॉइंट मिला था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो मैं पहले वो वाला पॉइंट मार्क कर लेता हूं। इस बार दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मैंने E और यहां डिस्टेंस ले लिया मैंने x। अब देखना यहां वही काम दोबारा मैं करता हूं कि भाई इस वाले चार्ज के बिल्कुल पास अगर जाऊंगा इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट तो इसी का करेगा, इन्फिनिटी होगा, लेकिन डायरेक्शन इस बार क्या होगा, लेफ्टवर्ड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। और लेफ्टवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम इसके बिल्कुल यहां जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइटवर्ड इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहां कहीं आएगा। बिल्कुल गौर से सुनना है मेरी बात। अब तुम 2q के पास जाओगे तो इस 2q पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, राइटवर्ड इन्फिनिटी, तो यहां पॉइंट आ जाएगा। इसके यहां जाओगे लेफ्टवर्ड इन्फिनिटी तो पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आगे चलते चलते फील्ड जीरो कहां होगा, इन्फिनिटी पे, जो कि हमेशा होता है, इंटरैक्शन ही नहीं है उस पॉइंट पे। इस तरफ भी तुमने ये वाला पॉइंट तो राइट माना पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये वाला पॉइंट नेगेटिव इन्फिनिटी मार्क कर लिया है, लेकिन इस तरफ भी तुम आगे चलते रहोगे तो इन्फिनिटी पे जाके यहां भी तो फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं ना हम लोग। अब ड्रॉ करते देखना। सबसे पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया, पॉजिटिव इन्फिनिटी से ग्राफ आया, यहां जीरो से पास हुआ। अब यहां पे फिर देखो यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ग्राफ यहां से जाके एक टर्न लिया है और टर्न लेके आगे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो। यहां दोनों ही नेगेटिव इन्फिनिटी है, बीच में कहीं भी जीरो नहीं है, मतलब ग्राफ ऐसे पहले ऊपर उठेगा और यहां पे जाके क्या आ जाएगा, जीरो। थोड़ी कुछ काम की बातें बताऊंगा मैं भी, टेंशन मत लो। यहां पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और ऐसे आगे जाते जाते क्या हो जाएगा, जीरो। अब कोई मुझसे ऐसा पूछे कि सर ग्राफ तो आपने बना दिया है, तो जरा ये वाले पॉइंट की बातें करते हैं। ये वाले पॉइंट्स, सर ये वाला जो पीक पॉइंट है वो मिड के उस तरफ आएगा या फिर मिड के लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे जो पीक पॉइंट है ये कहाँ आएगा, ये वाले वो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप अगर तुम देखो, टेंजेंट अगर ड्रॉ करो इन ग्राफ पे, तो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो और यहां भी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इनकी कैलकुलेशन नॉर्मली नीट लेवल पे और मेंस की सिंपल प्रॉब्लम में नहीं कर जाती, मैं तुमको तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। तो एक काम करो, यहां से किसी x डिस्टेंस पे ले लो, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पे या फिर तुम कोई भी रैंडम पॉइंट उठाओ x डिस्टेंस का, इसी को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x, ये क्या होगा, d माइनस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या लिखोगे, के क्यू बाय एक्स प्लस के इंटू टू क्यू अपॉन में d माइनस एक्स का स्क्वायर, चूंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा ना, इस नेगेटिव का भी इस तरफ, इस पॉजिटिव का भी इस तरफ मैंने ऐड कर दिया और तुम सीधा डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो। तो एक तो तुमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा जो पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव वाला कन्वेंशन याद है ना, इसके पीछे वाले लेक्चर में कराया था कि हम जो डायरेक्शन अज्यूम करते हैं पॉजिटिव आए तो वो सही होता है। तो पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी वो तो इसको दिखाएगी और नेगेटिव जो वैल्यू आएगी वो इसको दिखाएगी, राइट। तुम x को इस तरफ भी मान सकते हो, इस तरफ मान के भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। फिर पॉजिटिव डी बाई डी एक्स को जब जीरो पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, नेगेटिव डी बाई डी एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू सॉल्व इट। लेकिन तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन लिख के उसका डी बाई डी एक्स जीरो करके x की जो वैल्यू आएंगी वही ये वैल्यू होगी जहां पे डी बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। मतलब ग्राफ का मिनिमा और ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हैं काइंड ऑफ, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं है तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे। हम डी बाई डी एक्स को डायरेक्टली जीरो पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वी विल कैलकुलेट द आंसर फ्रॉम देयर, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है देखना, ये बोल रहा है कि एक रिंग है मेरे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ऐसे रखा हो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे इस तरह से। इसका रिंग का फेस इस तरह का है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक चार्ज माइनस q रखा हुआ है। मुझे इस चार्ज
इस चार्ज और रिंग के बीच में फोर्स निकालना है। फर्स्ट सवाल, फाइंड द फोर्स बिटवीन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड द पॉइंट चार्ज। सेकंड, इफ द माइनस क्यू चार्ज इज रिलीज फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, मतलब यहां से अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो मुझे इसका मोशन डिस्क्राइब करना है, किस तरह का मूवमेंट इसका होगा। रिंग को मैं फिक्स्ड मानूंगा पूरी जर्नी में। अब देखना, या तो रिंग इस चार्ज पे फोर्स लगाए या फिर चार्ज इस रिंग पे फोर्स लगाए, बात तो एक ही है। न्यूटन के थर्ड लॉ को मैं वैलिड मान रहा हूं इस केस में, दोनों स्टैटिक सिचुएशन में है। तो या तो मैं रिंग की वजह से चार्ज पे फोर्स लिख दूं या चार्ज की वजह से रिंग पे फोर्स लिख दूं, बात तो एक ही है। तो देखना, रिंग की वजह से चार्ज पे फोर्स मैं कैसे लिखूंगा। मेरा पहला काम क्या होगा, रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जो कि इस तरफ होगा, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस के क्यू एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था रिंग की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स विल बी क्यू इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है। डायरेक्शन हमको पहले से पता कि इस तरफ है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर तुमको कोई आई कैप जे कैप कंपोनेंट की टर्म में लिखने को बोलेगा तो तुम्हारे पास डायरेक्शन भी है, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड भी है। पहला सवाल हमने बहुत आसानी से सोल्व कर दिया। यही फोर्स ये रिंग इस चार्ज पे लगाएगी और उतना ही नेट फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चार्ज इस रिंग पे लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ हम इसका लॉजिक देंगे, राइट। कि मतलब अगर कोई बोले कि रिंग पे कितना फोर्स है, तो रिंग पे फोर्स है राइट वर्ड ऐसे एफ, इतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज ने लगाया, अट्रैक्टिव है, राइट। इसको हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज की वजह से, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, चार्ज की वजह से ऐसे फोर्स लगाए हर जगह, उसके कंपोनेंट लेके हम सोल्व करके लिख देंगे, उसकी जरूरत नहीं है, हमने ये कर लिया। अब सेकंड पे आते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मान लो मैंने इस चार्ज को यहां से रिलीज कर दिया, ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ, तो चार्ज को मैंने अगर यहां से रिलीज कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है इस चार्ज पे फोर्स इस तरफ है, तो भाई साहब इस तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर 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 सेंटर तक आ जाएंगे ऐसे चलते चलते। लेकिन पूरे रास्ते में हर जगह इस चार्ज पे फोर्स तो ऐसे ही है, इसी तरफ ही है ना, मतलब हर जगह उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ये बात क्लियर है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स है और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो यहां तक आगे भाई साहब, यहां पे इनके पास कुछ स्पीड है। अब रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब इस चार्ज पे जब वो यहां आएगा इस पॉइंट पे, तो उस चार्ज पे इस पॉइंट पे फोर्स क्या लगेगा, 0। बट उस चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी है यहां पे, तो रुकेगा तो नहीं। वो एक मूवमेंट के लिए फोर्स 0 हुआ है, लेकिन फोर्स इतना इमीडिएटली उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, इंपल्सिव नेचर का फोर्स नहीं है, तो ये भाई साहब आगे जाएंगे ऐसे। लेकिन जैसे ही इस तरफ आगे निकले ये, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। क्यों, क्योंकि रिंग के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसा, और चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो चार्ज इस तरफ डी एक्सेलरेट होते होते यहां पे क्या हो जाएगा, आके रुक जाएगा दोबारा। और मैं एनर्जी कंजर्वेशन से बिल्कुल बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना डिस्टेंस इस तरफ है। वर्क एनर्जी पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे ये चीज, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो एग्जैक्टली एक्स पे जाके रुक जाएगा। उसके बाद फोर्स तो अभी भी इसी तरफ लग रहा है ना, तो वापस आएगा यहां पे, फिर वो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा और फिर वापस आके यहां करके ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। मुझे एक पॉइंट ऐसा मिला है ये वाला, जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या कहूंगा मैं, मैक्सिमम, स्पीड क्या कहूंगा, मैक्सिमम, और यहां पे उस पे फोर्स क्या है, समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स 0, वेलोसिटी वहां पे क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जिन लोगों ने 11th क्लास में थोड़ा फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है उनको ये बहुत बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, मैं इतना जानबूझ के डिटेल में बता रहा हूं। इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और वही इक्विलिब्रियम इस टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए
इस टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए क्या बन जाएगा, मीन पोजीशन, जहां पे फोर्स 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होती है, मैक्सिमम। तो ये बात दिमाग से निकाल दो तुम लोग कि जहां पे फोर्स 0 होता है वहां वेलोसिटी 0 होती है। पता नहीं कुछ कुछ बच्चे दिमाग में रखते हैं फोर्स 0 मतलब एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी 0। नो, एक्सीलरेशन 0 मतलब dv/dt इज 0। वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये वो पॉइंट है। अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, इस मोशन का नाम देंगे हम, इस मोशन का नाम देंगे हम ऑसिलेशन। ऑसिलेट ही कर रहा है एक पॉइंट के अबाउट। लेकिन थोड़ा सा इस ऑसिलेशन को हम एनालाइज करते हैं कि इस ऑसिलेशन के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। रीस्टोरिंग फोर्स वो है जो पार्टिकल को हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींचता है। मान लो मैंने यहां से इसको x लिया है तो फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है। अगर x मैंने ऑपोजिट लिया है तो फोर्स इस तरफ खींच रहा है। मतलब इस फोर्स का काम पार्टिकल को हमेशा रिंग के सेंटर की तरफ एक्सीलरेट कराना है, राइट। तो इस फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि x राइटवर्ड है तो फोर्स लेफ्टवर्ड है, x लेफ्टवर्ड है तो फोर्स राइटवर्ड है। क्लियर? एक्सीलरेशन क्या आएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन में m इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पंखा चलने के बाद भी गर्मी हो रही है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एक कंडीशन, ये तो ऑसिलेशन है, आई कैन सी दैट x पे डिपेंड कर रहा है, x ऊपर भी और x नीचे भी, ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, x सिग्निफिकेंट वैल्यू है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं इफ आई पुट x इज वेरी मच लेस देन r, मतलब मैं पार्टिकल को यहां से छोड़ूं जो x जो है उसकी रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा, मतलब बहुत नियर वाले पॉइंट से छोड़ूं तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल पास में ऐसे, राइट। अब ये जो x इज वेरी मच लेस देन r, इसका मतलब x/r इज वेरी मच लेस देन 1। एक बार इस एक्सप्रेशन से मैं x को r को कॉमन निकालता हूं तो a कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q m इंटू, अगर तुम यहां से r स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 3/2 है, तो बेसिकली r³ बाहर आएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर की पावर 3/2, x/r इज वेरी मच लेस देन 1, तो दिस टर्म विल बिकम व्हाट, 0, 1 की पावर 3/2 कम्स आउट टू बी 1, देन a विल बिकम माइनस ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में mr³ इंटू x। एक बार इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। जब तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ना, और तुमने अगर 11th क्लास में, मतलब तुम ठीक से पढ़ा है, तुमने नींद नहीं काटी है वहां पे, तो एक इक्वेशन हुआ करती थी a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, कि रीस्टोरिंग एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वेयर द फोर्सेज आर 0। तो इस इक्वेशन को हम बोल देते इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन है कि एक्सीलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट पावर ऑफ x, एंड दीज ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट, वी कैन कंपेयर दीज वैल्यू एट विद ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं x को बहुत छोटा कर दूंगा r के कंपेयर में, तो यही ऑसिलेशन मेरे लिए क्या बन जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM बन जाएगा। और उस SHM का तो मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं, इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर आएगा, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे लिए क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में mr³, एंड 2π/t विल बी अंडर रूट ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में mr³। यहां से मैं टाइम पीरियड, मतलब एक पूरा ऑसिलेशन यहां से इस तरफ जाके वापस यहां तक आने का एक चक्कर, यहां से घूम के वापस यहां तक आने का एक राउंड का कितना टाइम है वो भी कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। तो उस केस में इसके मोशन को मैं क्या बोलूंगा, SHM। मतलब अगर तुम x को बहुत दूर से रिलीज करोगे, x इज सिग्निफिकेंटली कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ रिंग f, देन द मोशन विल बी oscillation. But if we make x very small with respect to the radius of the ring, it means it will oscillate very near to the mean position, then
देन द मोशन विल बी टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऑसिलेशन ही होता है, बट इट्स ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको अलग अलग तरह के मोशन की फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस केस में मैं इसका टाइम पीरियड भी निकाल लूंगा। अगर ये नेगेटिव है तभी सारा खेल हुआ है, अगर पॉजिटिव होता ना तो यहां से जैसे छोड़ते दूर भाग जाता, दूर भागते भागते कहां जाता है, इन्फिनिटी पे। पूछ लेता है इन्फिनिटी पे कितनी वेलोसिटी होगी। ऐसी प्रॉब्लम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद करेंगे। वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन से थोड़ा आसान रहता है सोल्व करना। तो इस प्रॉब्लम में हमने फोर्स लिखा। एक तरीका है कि किसी भी एक ज्योमेट्री को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, 4 से मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगा। छोड़ने के बाद उसका मोशन सिग्निफिकेंटली x से बड़ा हुआ तो ऑसिलेशन, और इफ x इज वेरी मच लेस देन आर नियर टू द रेडियस ऑफ नियर टू दी सरफेस ऑफ रिंग, तो वहां पे उस केस में उसका मोशन क्या बन जाएगा, SHM। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है प्रॉब्लम। बहुत सारे नोट्स में, बहुत सारी बुक्स में इस पे तुमको वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम मिलते रहेंगे, सोल्व करना। अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ पॉजिटिव चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द प्लेन XY एट R0। ये पोजीशन वेक्टर दिया है मुझे जहां पे चार्ज रखा हुआ है। फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू दिस। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, लेकिन इस प्रॉब्लम में तुम्हें सीखने क्या मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म के बारे में थोड़ा आइडिया लोगे। देखना कैसे। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई XY प्लेन दिया है, तो सबसे पहले तो XY प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं जी। दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज अवर X एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर R0 which is given to us as 2i cap plus 3j cap. A charge 50 microcoulomb is placed there. We know the value of charge already. अब यहां पे एक दूसरा पॉइंट है R। ऑब्वियसली बात है, पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से ड्रॉ होता है। 8i cap minus 5j cap, मतलब ये कहीं इस तरफ होगा। हमको ऐसे इस तरह से क्वाड्रेंट देख के ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमारे पास वेक्टर फॉर्म है पूरा का पूरा। तो ये वाला वेक्टर क्या है, R। ये पॉइंट है P जहां मुझे फील्ड निकालना, मतलब मुझे अभी फील्ड लिखना है इस चार्ज की वजह से यहां पे, राइट। तो एक बात तो श्योर है कि भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स होता है, ऐसे। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। मैं काम करता हूं, इस वेक्टर को मैं क्या नाम दूं, R0 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, चलो मैं इसको R नाम दे देता हूं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को याद करो। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, two vector are in a sequence of a triangle, then the third vector will if in opposite direction will become the resultant of these two। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस में है और थर्ड साइड ऑपोजिट है, तो यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि दिस R1 इज इक्वल्स टू R प्लस R0। तो यहां से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 माइनस R0। R1 की वैल्यू क्या है, 8i कैप माइनस 5j कैप, माइनस R0 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस i कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ j कैप। 8i कैप माइनस 2j कैप क्या होगा, 6 माइनस 5 माइनस 3 8j कैप। ये हमारे पास R का मैग्नीट्यूड, सॉरी R का वेक्टर फॉर्म आ गया। R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 110। एक तो ये बात हुई, ये हमने R का मैग्नीट्यूड निकाला। क्यों निकाला, कहां निकाला, काम आएगा देखना। हम जानते हैं कि मान लो मेरे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से मुझे R डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिखता हूं ना, दैट इज KQ अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसा बोलूं कि मान लो यही वेक्टर R मेरे पास अगर है, तो एक R कैप लिख दूं, जो R कैप मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये एक यूनिट वेक्टर है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर। तो ऐसा कैसा, दैट विल बी वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ अपॉन में वेक्टर R का क्यूब इनटू वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। मतलब जो यूनिट वेक्टर है, मतलब वो वेक्टर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करूंगा, दैट विल बी वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर की डायरेक्शन में है ना, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां क्या लिखूंगा, E इन द वेक्टर फॉर्म दैट विल बी के क्यू अपॉन में वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। बहुत सिंपल है प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ टफ प्रॉब्लम। बट यहां से तुमने सीखा ये कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केलर फॉर्म को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब अगर तुमको आर वेक्टर पता है जिसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दो, वो वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और उस आर वेक्टर के साथ एक मैग्नीट्यूड एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर क्यूब बन जाएगा नीचे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना 10, तो ये क्या होगा 10 का क्यूब। सोल्व करते रहो आगे, साथ में क्या लग जाएगा आर वेक्टर क्या हमारे पास 6i कैप माइनस 8j कैप। अब ये बाहर का मैग्नीट्यूड पूरा मल्टीप्लाई करके सोल्व करके अंदर मल्टीप्लाई करके तुमको i कैप और j कैप की फॉर्म में क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, नॉट टफ, बट इन अ डिफरेंट वे। हमको कोई रैंडम स्पेस में डिफरेंट वेक्टर्स की फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाना चाहे तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा हेल्प कर देगा। तो आज की वीडियो में इतनी प्रॉब्लम करते हैं हम। इसमें दो इंटरेस्टिंग केस और बचते हैं। एक तो पेंडुलम वाला केस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट राइट रैंडम डायरेक्शन में अटैच करते हैं, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड बदलता है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा मैं। नेक्स्ट में मैं उस पेंडुलम का पूरा केस ही स्टडी करा दूंगा तुमको। एक प्रोजेक्टाइल का केस आता था, हमें प्रोजेक्टाइल में अलोंग विद द ग्रेविटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इन सब चीजों पे कैसे फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास का छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें मैं उन दोनों प्रॉब्लम को जनरलाइज वे में रिप्रेजेंट करूंगा। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम कराऊंगा तो तुम बस एक केस समझ पाओगे कि ऐसा होता है तो ये होता है। मैं जनरल सारी इक्वेशंस तुम्हारे सामने पुट कर दूंगा, फिर किसी भी तरह की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम तुमको मिलेंगे तो तुम सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो उसके लिए होगा। उसके बाद हमारी मेंस और नीट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, फिर हम एडवांस की प्रॉब्लम करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ बचे हुए स्पेसिफिक केस भी स्टडी करेंगे, फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, राइट। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ, जितना हो सके शेयर करो उसको, तो मुझे अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा मेरा। थैंक यू, गुड नाइट।